दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हायर एजुकेटर में। दोस्तों आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 के पेपर के बारे में। और इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की लक्षित वृद्धि दर है। तो इसका सही आंसर है 4% यानी कि सी। देखिए, कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है, कोई भी जो जीडीपी होती है, उसके 3 सेक्टर होते हैं: कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर। और इन तीनों सेक्टर की जो ग्रोथ रेट होती है उसको मिला के जो है हम जीडीपी की ग्रोथ रेट को निकालते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो होती है एक ऐसी योजना होती है जिसमें 5 वर्षों का टारगेट लेकर चला जाता है। और तो ये जो 5 वर्षों का टारगेट लेकर चला जाता है, इसमें तीनों सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है उसको जो है हम लोग निर्धारित करते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो कृषि थी, कृषि सेक्टर जो था उसकी जो है उसका जो लक्ष्य क्या था, उसका क्या टारगेट था। तो उसका टारगेट जो था वो 4% था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में संवृद्धि दर सबसे कम थी। तो वही पूछ रहा है कि जो जीडीपी है, जीडीपी में 3 सेक्टर, और उस 3 सेक्टर में से जो कृषि का जो सेक्टर है, कृषि का जो सेक्टर है उस कृषि सेक्टर में जो ग्रोथ रेट हुई थी इन वर्षों में, 4 वर्षों में, जो चारों ऑप्शन दे रखा है, इन चारों वर्षों में जो कृषि सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम किस वर्ष में थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। 2008 और 9 में जो कृषि सेक्टर था उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो सबसे कम थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। निम्नलिखित फ्लिट कांच की एक छड़ जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोई जाती है तो प्राय अदृश्य हो जाती है, क्योंकि फ्लिट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है। देखिए, जब दोनों के अपवर्तनांक सेम हो जाते हैं तो फ्लिट कांच जो है वो अदृश्य हो जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड का जो घोल होता है उसमें जो है अदृश्य हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। कपड़ों को नील लगाया जाता है क्योंकि इसका रंग पीले का पूरक है, इसलिए यह सफ़ेदी उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर जो है डी है। इसका जो रंग होता है वो पीले का पूरक है, इसलिए सफ़ेदी उत्पन्न करता है। पांचवा क्वेश्चन। एक फोटोन है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम। तो देखिए, इसका सही आंसर ए ही है। प्रकाश ऊर्जा का जो एक क्वांटम होता है वो फोटोन होता है। देखिए, कहा जाता है जो फोटोन थ्योरी है प्रकाश से संबंधित है, उसमें ये कहा जाता है कि जो प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। उन छोटे छोटे पैकेटों को जो है हम एक फोटोन कहते हैं। ठीक है, ये फोटोन थ्योरी है। जब आप लोग कभी प्रकाश का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कि फ़ोटोन क्या होता है। तो फ़ोटोन क्या है? फ़ोटोन कुछ भी नहीं है, प्रकाश वो है, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है, एक पैकेट है। ठीक है। 6 क्वेश्चन। समस्थानिक रखते हैं समान परमाणु क्रमांक। तो उसका सही आंसर है ए। समान परमाणु क्रमांक जो होते हैं जिन्हें, जैसे एक तत्व है, एक तत्व के जो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समझ में आ रहा है? परमाणु संख्या तो समान है लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे जो परमाणु होते हैं उनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए, अब यहाँ से न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल तो सॉल्व कराना तो यहाँ संभव नहीं है, इसलिए इस न्यूमेरिकल का मैं आपको आंसर बताता चलूँगा, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। यदि a/b = 2/3 और 6a+7b = 22 तो a का मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4/3। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु है, तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से 9वां क्वेश्चन है। सरल करने पर इतना देता है, ये देगा बी 11√3। 10 क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष 2 कोणों के अर्धकों के बीच का कोण है। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा 155 डिग्री, यानी कि ए। जैन कल्पसूत्र के लेखक थे। देखिए, जैन कल्पसूत्र के लेखक थे भद्रबाहु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बारहवां क्वेश्चन। रास तरंगिणी की रचना हुई थी।
10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी ईसा में, 13वीं शताब्दी ईसा में। तो देखिए 12 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि 12वीं शताब्दी ईसा में। देखिए जो रासतरंगिणी है वो है क्या? रासतरंगिणी एक ग्रंथ है जिसका जो लेखक है वो कल्हड़ है, और इसमें जो है कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। याद रखिएगा कि रासतरंगिणी क्या है? रासतरंगिणी में जो कश्मीर का इतिहास के विषय में जो चर्चा की गई है। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो उसका सही आंसर है डी, राजकुमार शुक्ल ने। देखिए जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए, और जो बिहार में एक प्रथा है नील का जो मतलब उत्पादन करवाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ये मतलब प्रथा तो नहीं कही जाएगी, एक तरह का मतलब एक वो था, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है जबरन उगाया जाता था नील की खेती के लिए। तो इसका सही आंसर है डी। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर दल से संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल थे, रामचंद्र भी थे, और बरकतुल्ला भी थे, खुदीराम बोस नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। गोविंद सागर जलाशय स्थित है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है सी, सिक्किम में। देखिए जो नाथुला दर्रा है वह सिक्किम में है। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी है? डैन्यूब, म्यूरेस, राइन, लवारा। तो उसका सही आंसर है ए, डैन्यूब। देखिए जो डैन्यूब है ना वो 4 राजधानियों से गुजरती है, और ये 4 राजधानी जो हैं वो हैं वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड। इसको आप मैप में देख लीजिएगा। ये जो नदी है वो आप यूरोप का मैप देखेंगे तो यूरोप का मैप में जो दक्षिणी भाग है उसको देखिएगा, उसमें आपको ये नदी मिल जाएगी। फिजिकल मैप में देखिएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इसका सही आंसर है बी। देखिए जो फ्रांस है वो एक कृषि पर आधारित जो है अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर अच्छी खासी कृषि होती है, और कृषि के मामले में अच्छा होने के नाते जो है ये जो है खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण रूप से निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पंचायत का चुनाव होता है वो ग्राम स्तर पर होता है, जिसमें प्रधान चुने जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है जो BDC चुने जाते हैं, और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य मिलकर जो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ठीक है ना। और तहसील स्तर पर कोई भी चुनाव नहीं होता है, इसलिए जो पंचायत राज की जो 3 स्तरीय जो व्यवस्था है उसमें तहसील जो स्तर होता है वो कोई स्तर नहीं होता है, 3 स्तर होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो तहसील का स्तर होता है वो नहीं होता है पंचायती राज व्यवस्था में। 21वां क्वेश्चन, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय जो संघीय प्रणाली है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे कि केंद्रीय शक्ति अलग है, राज्य शक्ति अलग है, दोनों शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कभी जो शक्ति को लेकर जो है मतभेद नहीं होता है, और अगर ऐसा कोई विषय जिस पर दोनों जो है केंद्र और राज्य शक्तियाँ मतलब कोई कानून बना सकती है, तो ऐसी शक्तियों की भी एक अलग सूची बनाएगी जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहा जाता है। तो उसमें भी कोई विवाद नहीं है। अब अगर समवर्ती सूची पे कोई कानून बना जाता है और उन दोनों कानून अगर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो केंद्र का कानून है वो मान्य हो जाएगा राज्य के कानून के ऊपर। ठीक है। तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का पृथक्करण ये गलत है, शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ पर, आप जानते होंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कार्यपालिका का, उसके ऊपर जो है व्यवस्थापिका का, यानी कि जो विधायिका है, विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं है।
यानी कि जो हमारा न्यायालय है उसके ऊपर जो है कार्यपालिका किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकती। विधायिका यानी संसद जो है उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती। तो इसका मतलब ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे पास, हमारे यहाँ मतलब हमारी व्यवस्था में। और प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं होता है। देखिए, होता तो प्रधानमंत्री का ही नेतृत्व है, लेकिन ये जो है मतलब जो है ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। संविधान कहता है कि जो भारत का जो नेतृत्व है, भारत का जो असली नेतृत्व करता है वो राष्ट्रपति है। हालांकि राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का ही, लेकिन माना जाता है कि वही जो है राष्ट्र का प्रमुख है। इसलिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं होता है, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। हालांकि शक्तियाँ जो प्रधानमंत्री के ही पास होती हैं सारी, वो नाम मात्र का होता है, लेकिन ये माना जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं माना जाता, इसलिए भी ऑप्शन नहीं है। और लिखित संविधान ये तो है ही, आप लोग जानते होंगे। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 5। और 1, 3 और 5 कहाँ पर है? 1, 3, 5 यानी कि डी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 22वां, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी निहित है भारत के राष्ट्रपति में, उच्चतम न्यायालय में, संसद में, राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो इसका सही आंसर है संसद में। देखिए, आप लोग जानते होंगे जो CAG की रिपोर्ट होती है उसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है और उस पर चर्चा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इस पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अब देखिए, कोर जो उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, कोर उद्योग जो होते हैं वो उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योग जो होते हैं उनके आधार होते हैं। यानी कि जो अन्य उद्योग होते हैं वो कोर उद्योगों पर टिके होते हैं। बिना कोर उद्योगों के कोई भी जो उद्योग होता है उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। तो देखिए, सीमेंट आप लोग जानती हैं, सीमेंट के बिना कोई भी उद्योग नहीं बनाया जा सकता। स्टील भी लगता है, सरिया जो होती है, बिना सरिया के जो कोई भी किसी प्रकार का मतलब जो उद्योग होता है उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर तो कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी अगर उद्योग को स्थापना करनी है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। और कोयला भी सबसे ज़्यादा ज़रूरती है। क्यों? क्योंकि जो कोयला होता है, कोयला से हमें शक्ति मिलती है। जैसे अगर किसी इंडस्ट्री को स्थापित करना तो सबसे ज़रूरत क्या है? शक्ति की, पावर की। और पावर कहाँ से मिलता है? पावर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होगी? वो जो है कोयला से होगी। तो कोयला भी क्या है? वो कोर सेक्टर का एक अंग है। इसलिए जो इसमें क्या कर रखा है कि उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कोर जो सेक्टर होता है उसमें सम्मिलित किसको नहीं किया जाता है? उसको, इसका सही आंसर है सी, सॉफ्टवेयर को कोर सेक्टर में जो है, कोर सेक्टर के जो उद्योग होते हैं उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 24 नवंबर 2014 में भारत का तकनीकी सहयोग समझौता रेल विकास हेतु निम्नलिखित में से किस देश से हुआ? तो देखिए, ये है करंट का क्वेश्चन। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान ये देना है कि ये जो करंट अफेयर पूछा गया है इसका ट्रेंड क्या है। जो आयोग है वो करंट अफेयर के किन सेक्टर से जो है क्वेश्चन को जनरेट करता है, इस चीज़ को आपको खाली ध्यान देखना है। देखिए, मैं अगर अपने अनुभव के आधार पर बताऊँ तो जो हम लोक सेवा आयोग है वो जो करंट अफेयर का जो उसका ट्रेंड है वो ऐसा है, वो उसमें जो है खासकर जो है महिलाओं पे ज़्यादा ध्यान देता है। वो आपका जो करंट अफेयर है उसमें जो है प्रथम क्या है, यानी कि जैसे पूछेगा जो है जो पहला जो है ऑर्गेनिक ज़िला कौन सा है, पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, शौचालय से मुक्त पहला राज्य कौन सा है, कौन सा ज़िला है। यानी जो पहला जो होता है, प्रथम टाइप का क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा पूछता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें जैसे रेलवे हो गया और SSC हो गया, इसमें कभी पूछ लेता है कि फला राज्य के न्यायाधीश कौन है या फला राज्य का राज्यपाल कौन है। तो ये जो ट्रेंड है ना GK टाइप वाला, वो जो है लोक सेवा आयोग नहीं पूछता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप ये जो प्रीवियस ईयर के जो करंट के क्वेश्चन है, इससे आप इसी को पकड़िए कि जो लोक सेवा आयोग है उसका जो करंट वाला जो पोर्शन होता है उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो इस चीज़ में मदद करते हैं कि जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसका जो ट्रेंड है, उसकी जो जो लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ामिनर है उसका जो झुकाव जो है वो करंट अफेयर में किस सेक्टर पे है। तो इसका आप मूल्यांकन कीजिएगा, इस पेपर के माध्यम से आप देखिएगा कि लोक सेवा आयोग किन चीज़ों पे फोकस करता है करंट अफेयर में। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा
ए दक्षिण कोरिया। वीडियो लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा जल्दी। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को निम्नलिखित में से किस नगर में फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक लघु बचत योजनाओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26वें का ए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बचत खाता। 2015 के लिए ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियों को सम्मिलित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7। हाल ही में किस एक दक्षिणी राज्य के वन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम भंडार खोजा गया? तो 28वें का हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी कि सी। 19वां है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 400 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन निम्नलिखित में से किस एक मॉडल ऑब्लिक मेथड पर दिया गया है? तो 29वां का सही आंसर है स्विस चैलेंज मेथड। स्विस चैलेंज मेथड। सब करंट है। खेल रत्न पुरस्कार 2015 के लिए किसके नाम की संस्तुति की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था GIC परीक्षा 2015 का पेपर। और इस पूरे वीडियो की यदि आपको PDF चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल और जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो पेपर था उस पर हम लोग डिस्कस कर लिया है और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।